इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हमारे लिए कॉस्ट कम होती चली जाए, दैट इज इकोनॉमिक, ठीक है ना। अब ये एक बिजनेस को लेकर माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है ना, तो एक बिजनेस को लेकर सोचो, एक बिजनेस जितनी ज़्यादा स्केल ऑफ प्रोडक्शन अपनी बढ़ाएगा, यहाँ पर प्रोडक्शन रख देता हूँ क्वांटिटीज़, जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ एक्सटेंड होंगी, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ कॉस्ट, पहले टोटल कॉस्ट रख के देखता हूँ, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो सही, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। व्हाई? एग्जैक्टली, सही है। और अगर मैं यहां पर कॉस्ट पर यूनिट रख के देखूं, एक्चुअली आई शुड नॉट इरेज इट, ठीक है, ये मुझे यूं बनाने दो, तुम्हें याद रहेगा कि टोटल कॉस्ट का ये, और ब्लू कर्व जो है ना कॉस्ट पर यूनिट का है, कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी, दैट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब तुम ये याद रखना, वाई एक्सिस पे वैल्यूज अलग होंगी, हाँ, टोटल कॉस्ट की वैल्यूज बहुत बड़ी होंगी, कॉस्ट पर यूनिट की, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो आपके जो टोटल कॉस्ट आ रही थी $1,00,000 आ रही थी टोटल कॉस्ट, ठीक है, यूनिट्स। तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी आ रही है? $100। अब अगर आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो आपकी टोटल कॉस्ट चली गई मिसाल के तौर पे 1,80,000 पे, सही है। सो व्हाट इज इट? $90 पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गिरती जा रही है। 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे 2.5 लाख, व्हाट इज इट? $50 पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, सही। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो टोटल कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, 100 से 180 गए, फिर तो पहले मिसाल के तौर पे 1000 यूनिट्स पे शायद कहीं थी, फिर ये कहीं थी। अच्छा, इस इंटरसेक्शन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दोनों कर्व्स अलग अलग डाटा के लिए हैं, बस ये बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि इस तरह का हमने पहले भी एक और भी किया है ग्राफ, जो अगर आपने देखा हो, कभी अगर किया होगा मुझे याद नहीं है, इफ अगर हमने किया हो ना कोई टोटल डाटा को के अंदर ही कोई पर यूनिट वाला डाटा भी रखे, सो इट कैन नॉट बी एक डाटा जो है टोटल कॉस्ट वाला वो $1,00,000, $2,00,000, $2.5 लाख चल रहा है, और एक बेचारा कॉस्ट पर यूनिट वाला $100, $90। सो हाउ कैन इट कम इनटू वन ग्राफ? बट अभी हमने कोई डाटा डाला नहीं है ना, तो वी कैन मेक इट। या दूसरा तरीका ये होता है, डाटा डाल के भी वी कैन मेक इट, फिर 2 दफा वाई एक्सिस बना लेते। ये वाई एक्सिस जो चलता वो $1,00,000, $2,00,000, $2.5 लाख, $3,00,000, $4 लाख, और ये वाला चलता $50, $100, $150, सही है ना। तो हम खुद ही समझ जाते कि इसमें इस वाई एक्सिस का टोटल कॉस्ट लिखा और इस वाई एक्सिस का कॉस्ट पर यूनिट लिखा, एवरेज कॉस्ट, तो हम समझ जाते किसके लिए कौन सा वाला लेना है। लेकिन अगर ये वाला ले रहे हो तो ये नहीं गलती से ग्राफ यहां से शुरू कर रहे हो, ग्राफ वहां से शुरू करना शुरू, सॉरी ग्राफ यहां से शुरू करना शुरू होगा ना, तो ग्राफ स्टार्ट होगा तुम्हारा 5000 यूनिट से, फालतू का, सही, शुरू वहीं से होगा ग्राफ, समझ रहे हो ना बात को। क्योंकि इसके ये बड़ा अजीब भंडा तरीका हो जाता कि अगर मैं 2 वाई एक्सिस के कॉलम दोनों के दोनों वहीं रख देता, या 2 कॉलम रख दिए, बिल्कुल अजीब सा हो जाता सीन, इसलिए उसको वहां रखते हुए देखो। बहरहाल ये बातें जो हैं करने वाली नहीं इतनी डिटेल में यहाँ पर। पॉइंट ये इकोनॉमीज ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बता रहा, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बता रहा था। तो एक स्केल ऑफ प्रोडक्शन तक आपके लिए इकोनॉमिक होता है, डिसइकोनॉमिक के बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेशलाइजेशन आती चली जाती है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल माल जो आ रहा है वो अगर एक ट्रक में मंगवा रहे थे, तो कोई अगर थोड़ी बहुत जगह बच रही थी तो और माल लोड करवा दिया, तो ट्रक तो उतने ही पैसे ले रहा है माल लाने के। हाफ ट्रक भर के माल आ रहा था, पूरा ट्रक भर के आ गया, सही है, तो इट्स मोर इकोनॉमिक, ठीक है। डिसइकोनॉमिक भी हो सकता है कि माल इतना कर गया कि दूसरे ट्रक तक चला गया, लेकिन दूसरा ट्रक जो है ना वो बस थोड़ा सा फिलअप हुआ। डिसइकोनॉमिक भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी इकोनॉमिक की बात करें। या आपकी मिसाल के तौर पे इतनी बल्क में आपने परचेजिंग की कि बल्क डिस्काउंट मिल गया, एक यूनिट कर, मतलब या छोटे छोटे चंक्स में परचेजिंग करते तो नहीं मिलता वो। सो दीज आर द ऑल द रीजंस व्हाई थिंग्स बिकम इकोनॉमिक फॉर यू। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को उसने तोड़ा इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज में। इंटरनल इकोनॉमीज होती है जो आपके अपने बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं,
जिसकी वजह से आपके लिए सिर्फ आपको इकोनॉमिक पड़ता है, पूरी इंडस्ट्री को नहीं, सिर्फ आपको इकोनॉमिक पड़ता है। क्यों? आपकी लेबर ट्रेन हो गई, आपकी लेबर ट्रेन हो गई, आपके लिए इकोनॉमिक है। आपके पास लार्ज स्केल डिमांड या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अब आप अफोर्ड कर पा रहे हो मशीनरी लगाना, तो वो आपके लिए इकोनॉमिक हो गई प्रोडक्शन। लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी पॉसिबल है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो कब? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने रोड बनवा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया, तो गवर्नमेंट ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनवा दिया तो सिर्फ आपके लिए रोड आसान नहीं हो गए, आपका माल जल्दी से नहीं आएगा, हर कंपनी का जल्दी आ जाएगा। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है ना, वो पूरी इंडस्ट्री के लिए चीजें इकोनॉमिक कर देती है, पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट्स पहुंचाती है। इंटरनल इकोनॉमीज होती है वो आपकी अपनी क्रिएटेड रीजंस की वजह से आपको बेनिफिट पहुंचाती है। क्लियर है? सो internal economies of scale are firm specific, business specific, which occur due to increase in the firm's internal operation and size. फर्म के अपने ऑपरेशंस बढ़ गए या फर्म का साइज बढ़ गया तो उसके लिए चीजें इकोनॉमिक होना, ठीक है। जैसे कि अ फर्म विल अचीव इकोनॉमिक प्रोडक्शन बाय एक्सपेंडिंग इट्स फैक्ट्री प्रीमिसेस टू इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जब अपनी फैक्ट्री बढ़ा दी तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन डबल हो गया तो ऐसा थोड़ी कि 5000 एम्प्लॉयज थे तो 10,000 करने पड़ गए, 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज और ऐड करने पड़ेंगे ज्यादा, और उन्हीं के होते हुए स्केल ऑफ प्रोडक्शन डबल हो सकता है। अगेन डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ बिजनेस पे, हो सकता है हर एम्प्लॉय अगर प्रोडक्शन डबल कर रहे हो तो एम्प्लॉयज वाकईतन डबल करने पड़े, ठीक है ना। और एम्प्लॉयज नहीं, किसी और चीज की मिसाल लेते हैं, अगर आप मिल्क की प्रोडक्शन डबल करने चाह रहे हो तो काउस डबल करनी पड़ेंगी ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डबल ही करना पड़ जाए, कभी कभी ऐसा नहीं डबल करना पड़े शायद। तो कुछ चीजें आप फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज अगर हैं 5,000, प्रोडक्शन वो पर डे मिसाल के तौर पे 5,000 एम्प्लॉयज मिलकर रोज के 20,000 वॉलेट्स बनाते हैं, ठीक है, 20,000 रोज के वॉलेट्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हो, बाहर बेचते हो, आप सबको बेचते हो, लेकिन रोज के 20,000 अगर वो वॉलेट्स बना रहे हैं 5,000 लोग, तो अगर 40,000 वॉलेट्स बनाने ना तो 5 से कोई 10,000 लेबर नहीं करनी पड़ेगी, 5 से शायद 5,000 लेबर से 6-7 2-3 हज़ार लेबर ऐड कर दी मैक्सिमम, क्योंकि वो फिर डिवीजन ऑफ लेबर और भी तो आपका हो जाएगा और स्पेशलाइजेशन भी तो हो जाएगी, समझ आ रही। सो यू कैन जस्ट मेक मोर। तो इकोनॉमिक तब पड़ेगा, तब इकोनॉमिक नहीं पड़ेगा कि अगर प्रोडक्शन डबल करनी पड़ेगी तो सारी कॉस्ट भी डबल हो रही है, फायदा क्या। प्रोडक्शन डबल हो रही है तो अब आप और बल्क परचेज डिस्काउंट हासिल कर सकते हो। प्रोडक्शन अगर डबल की डबल और मजीद होने लग जाए तो आप फ्यूचर में शायद सप्लायर को ही खरीद लो, फिर तो और इकोनॉमिक हो जाएगा। क्लियर है? सो दीज आर द इंटरनल रीजंस ऑफ मेकिंग थिंग्स इकोनॉमिक। क्या आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की वजह से चीजें आपके लिए इकोनॉमिक होना, दैट इज एन इकोनॉमिक इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि चेंजेस आउटसाइड द फर्म, किसी किस्म के चेंजेस हुए, जैसे कि आपके मुल्क में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बन गए, आपके मुल्क में अली एक्सप्रेस के नाम से एक वेबसाइट बन गई, अली बाबा के नाम से एक वेबसाइट बन गई, दराज.com के नाम से वेबसाइट बन गई। तो उसमें ऐसा नहीं कि आप तो एक रिटेलर थे, आपकी एक अपनी वेबसाइट थी, या शायद वो भी नहीं थी। मुल्क में एक ऐसा बिजनेस क्रिएट हो गया जिसमें तमाम रिटेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को पोस्ट कर सकते हैं, तो सबके लिए बेनिफिट हो, आपके लिए भी बेनिफिट हो गया। सो आपके लिए सेल करना और इकोनॉमिक हो गया। पहले आपको बड़ी मार्केटिंग करनी पड़ती थी, अब वो सारी मार्केटिंग वो बिजनेस कर रहा है, आपने सिर्फ अपनी शॉप खोलनी है उसके बिजनेस के ऊपर, सो आपकी सारी मार्केटिंग है, एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्रिएट होगा आपके लिए। क्लियर है? एक ऐसी जगह फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, तो वहां पर इंडस्ट्री लगाते हो अगर आप, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज को मिल जाए आपको भी मिल जाएंगे। उसके अलावा कहीं आप अगर किसी जगह इंडस्ट्री लगाते हो तो वो बेनिफिट से शायद आप महरूम रहो। सही है? तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज में भी काउंट हुआ। आप ऐसी जगह जहां ऑलरेडी मार्केट मौजूद है वहां पर अपने बिजनेस को ले जाके खोलोगे तो आपके जो सप्लायर्स है ना वो भी आपको वहीं मैसर हो जाएंगे। आप कहीं दूर दराज जाके, जो मेन मार्केट है वहां से दूर दराज खोल रहे हो कोई बिजनेस, तो आपको जब माल खरीदना है तो जिससे माल खरीदना है वो सप्लायर शायद वहां बैठे हो जहां पर सारे आपके टाइप के बिजनेसेस थे, उनसे माल खरीद के आप फजूल में ट्रांसपोर्ट करके अपने बिजनेस तक लेके आ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फजूल की लग रही है। आपके लिए ज्यादा इकोनॉमिक क्या होता, आप उस जगह पर ऑपरेट करते हैं क्योंकि वहां एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्रिएटेड है। सही है? रिवर चैनल साथ से गुजर रहा है और आपका काम है जिसमें रिवर वाटर यूज होता है,
तो आप अगर उस जगह पर बेस करोगे अपने आप को जहां पर रिवर का कोई कैनाल निकल के आ रहा है, तो आपके लिए एक्सटर्नली इकोनॉमिक हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक हो जाएगा कि आउटसाइड चीजें अवेलेबल इतनी है कि आप ऐसी जगह पर बहुत बहुत अच्छा काम करने के लिए तो आपने बड़ी बेहतरीन फैसिलिटी बना दी और बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रेडी हो, लेकिन आपने जहां बनाई है ना वहां आसपास उस नौयत के काम करने वाली लेबर ही मौजूद नहीं है। मतलब ये कि आपका काम के अंदर मैनुअल लेबर चाहिए, सही, और आपने किसी बहुत ही पोश एरिया में जो खोल लिया अपनी फैक्ट्री, हम मैनुअल लेबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैनुअल लेबर पता है कहाँ अवेलेबल होगी, जहां तमाम इंडस्ट्रीज सेटअप हुई भी है वहां पर मैनुअल लेबर अवेलेबल होगी, क्योंकि उस मैनुअल लेबर को भी दूर दराज ट्रेवल करके थोड़ी आना, आने जाने में थोड़ी अपनी सारी इनकम खर्च कर देंगे, तो आप घर भी आसपास लेने की सोचेंगे, यार मेरा काम करीब है वहां से, समझ आ रही? तो वो सारी मार्केट एस्टेब्लिश्ड है, आप एक अलग से अपनी 1.5 इंच की मस्जिद दूर बना के बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता, इट विल नॉट बी इकोनॉमिक फॉर यू, यू विल हैव टू हंट दैट एक्सटर्नल इकोनॉमीज व्हिच हैव बीन क्रिएटेड ऑलरेडी। क्लियर है? इस बात को समझते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंटरनल इकोनॉमीज किस किस तरह के हो सकते हैं? परचेजिंग इकोनॉमीज, बल्क परचेज करते हो अगर आपको तो डिस्काउंट मिलते हैं। मार्केटिंग इकोनॉमीज, कि अगर आप मार्केटिंग करवा ही रहे हो, मार्केटिंग के पूरे पैसे दे रहे हो, अगर आप कम यूनिट्स बेचोगे तो मार्केटिंग कॉस्ट कम यूनिट्स पे डिवाइड होगी पर यूनिट। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख की मार्केट 1 लाख पे किया किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, और किस लिए पे किया है? ताकि आपने ना मिसाल के तौर पे कोई 10 मशीनें जो बेचनी है, स्पेसिफिक 10 प्ले स्टेशन सेल करने हैं आपने, उसके लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यूज किया, उसने 1 लाख रुपए ले लिया आपसे, आपने बड़ा बेहतरीन न्यूली लॉन्च्ड प्ले स्टेशन सेल करना है, तो आपने कहा कि पर प्ले स्टेशन मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मुझे पर प्ले स्टेशन तकरीबन 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 10 बेचता हूं तो मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, उसमें से 1 आध लाख इन्फ्लुएंसर को चला जाएगा, तो मसला ही क्या है? लेकिन आपके 10 बिक गए आपके पास, हो सकता है और डिमांड आ जाए, आपने इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए 1 लाख रुपए, उसकी बहुत बड़ी रीच है, देन व्हाई सेल ओनली 10? व्हाई नॉट डू इट एट अ लार्जर स्केल? क्योंकि 10 प्ले स्टेशन बेचने का मतलब है आपके उस सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग करवाई आपने, 1 लाख रुपए जब 10 प्ले स्टेशन में डिवाइड होंगे तो हर प्ले स्टेशन के ऊपर 10,000 की मार्केटिंग कॉस्ट अटैच्ड है। लेकिन अगर 100 प्ले स्टेशन बेचते हो तो फिर हर प्ले स्टेशन पे 1,000 रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट अटैच हो रही है। क्लियर हो रही है? सो जितनी ज्यादा लार्ज स्केल होगी उतनी ज्यादा मार्केटिंग आपकी उतनी डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके ऊपर। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जितना बड़ा लोन या जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा लोन, और जो बैंक को अगर बड़ा कस्टमर मिल जाएगा तो बैंक इंटरेस्ट रेट लो भी कर देगा उसके लिए, क्या इससे बड़ा प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास, यू नो, सो लार्जर लोन है तो बैंक हो सकता है इंटरेस्ट रेट लो कर दे, इंटरेस्ट रेट लो कर दे, इंटरेस्ट तो उसको ज्यादा ही मिल रहा है बैंक को, लेकिन छोटे छोटे चंक्स में अगर कोई बोरो कर रहा है तो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, मतलब जो इंटर बैंक ऑफर रेट है उसके +2% चार्ज कर रहा है छोटे छोटे लोन्स के लिए। लेकिन अगर कोई बिजनेस बहुत बड़ा लोन लेने आ रहा है तो बिजनेस को बहुत और अच्छा रेट फराम कर रहा है, क्या हम आपसे इंटर बैंक ऑफर रेट जो भी चल रहा है उसके ऊपर +1% से चार्ज करेंगे, क्योंकि आप करोड़ों रुपए का लोन ले रहे हो, 10 करोड़ का लोन ले रहा है अगर, ठीक है ना, तो 10 करोड़ का लोन भी जो है वो 10 लाख रुपए बनता है 1% साल का, और अगर 2% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं अगर बैंक छोटे छोटे लोन्स पे, किसी को जना 50,000 को लोन दिया, किसी को 1 लाख का दिया, 2% भी इतना नहीं बना हो, एक कस्टमर इधर उधर हो गया ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, तो बैंक से उसको लोअर रेट ऑफर तो उस बड़े बिजनेस के लिए क्या फाइनेंशियल इकोनॉमीज हो गई ये वाली। टेक्निकल इकोनॉमीज, जितना बड़ा बिजनेस होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है, वो अपने ऑपरेशंस को और इनोवेटिव बना सकता है, तो सारी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है अंदर बिजनेस के बड़े होने के ऊपर, ठीक है, कि वो बिजनेस जो बड़े अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने की वजह से चीजें इकोनॉमिक कर रहा है। इंटरनल इकोनॉमिक्स कौन सी है? स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से जो चीजें इकोनॉमिक हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कि आपके इंटरनल प्रोडक्शन फैक्टर्स काउंट नहीं हो रहे, अब मार्केट जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को आपकी फेवर में हो गए, ठीक है, और या फिर जो है ना जिस जगह पर आप ऑपरेट करें वहां पर हुकूमत ने कोई स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला दिए तो वहां पर लोग स्किल्ड हो गए, तो अब आप स्किल्ड लेबर कहीं बहुत दूर से ले मंगवाते थे और उनको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी पे करते थे, उनको रिहाइश भी फराम करते थे, सारी कॉस्ट आपकी खत्म, देखा कि अब यहाँ के लोग ट्रेन हो गए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो गए यहाँ पर, तो अब लेकिन से वो आपके लिए नहीं हो, सबके लिए हो गए, पूरी इंडस्ट्री वाइड, सही है। सो यू विल रीड दीज पॉइंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, बिजली की फरामी ले आए, तो कल तक अगर आप एक ऐसी जगह पर थे जहां पर बिजली पोल्स के जरिए नहीं आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी अगर, तो आपको अपने अपने बड़े बड़े जनरेटर्स रखने पड़ रहे थे,
सोलर पावर भी इतनी जनरेट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को चलाने के हद तक। तो वन टाइम कॉस्ट इतनी बड़ी आ जाती है सोलर पावर की, बिजनेसेस चाहते हैं कि नहीं यार इतनी बड़ी कॉस्ट सोलर पावर पे लगाने से बेहतर ये नहीं है कि मैं 2 फैक्ट्रीज और खोल लूँ और उन 2 फैक्ट्रीज का रेवेन्यू इतना हो कि जिसके जरिए मैं पेट्रोल भी अफोर्ड कर लूँ, जिससे जनरेटर चले हमारे भले जितने बड़े बड़े तो इस तरह भी जो होता है। बहरहाल तो अगर आपने बिजनेस खोला ऐसी जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फरामी नहीं है तो वहाँ पर अपनी जनरेट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर गवर्नमेंट ने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें गुजार दी तो गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो आपको सस्ती पड़ेगी। सही, वो क्यों सस्ती, अगर वो सस्ती ना पड़ती होती अभी हर घर के आगे एक जनरेटर रखा होता कि गवर्नमेंट से जो मिल रही है महंगी बिजली है तो हम पेट्रोल पे जनरेटर से चलाएं। सही है, बट इट्स नॉट बिकॉज गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड जो लाइन्स है वो ज़्यादा इकोनॉमिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट होने से आपके लिए चीज़ें इकोनॉमिक होना, दीज आर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब तुमने यहां तक तो ग्राफ देख लिया, ठीक है ना, ग्राफ टर्न भी कर जाता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है टू मच टू हैंडल हो जाता है, क्या आपके लिए डिस इकोनॉमिक होना शुरू हो जाती चीजें। सही है कि अब आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है। उसके बाद एक टाइम था जब यहां पर एक अलग मॉडल से हम पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाने वाला मॉडल था, तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के अलग अलग स्कूलों के बच्चे, तो उन सबका कोर्स क्योंकि अलग था तो हम एक क्लास नहीं बना सकते थे क्लासरूम सिमिलर बच्चों वाले, तो सबके लिए अलग अलग टीचर्स हायर करने होते थे। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था, इतने टीचर्स हो गए थे कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी और ऑपरेशंस इनएफिशिएंट होना शुरू हो गए। एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद जब स्केल अप होने शुरू हुए तो टीचर हायर कर रहे हैं, हर बच्चे को, नए बच्चे को एडमिशन ले रहे तो एक टीचर और हायर करना पड़ रहा है क्योंकि अब चेंज हो रही चीज़ें। लेकिन सबसे पहले तो जगह लिमिटिंग फैक्टर कि जगह वही की वही है, उसी जगह के अंदर आप जगह आपकी वहीं फिक्स्ड है, बाकी चीज़ें चेंज हो और टीचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए इकोनॉमिक होने की जगह डिस इकोनॉमिक हो रहा है अब हर अगला बच्चा, और मुश्किल क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं। तो उस कम्युनिकेशन गैप्स को फुलफिल करने के लिए मुझे एंगेज अगर ज़्यादा होना पड़ा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मैं कहीं और से अगर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था मेरा वो वहाँ टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, अब टाइम स्पेंड सिर्फ मैनेज करने में हो रहा है। मैनेज कर 4 टीचर रखने के लिए एक बंदे को और रखा उनके ऊपर जो मैनेज करे, फिर अगर 12 टीचर हो जाए तो 3 मैनेज करने वाले रखते, फिर उन 3 को मैनेज करने वाला, फिर एक और मैनेज, समझ रहे हो। सो थिंग्स माइट बिकम, अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो डिस इकोनॉमिक भी हो सकती है। तो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में कि एक स्पेसिफिक स्केल ऑफ प्रोडक्शन तक तो इकोनॉमिक होता है, उसके बाद डिस इकोनॉमिक भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो अब जैसे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल था, वो कब होती है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तब जब इस आपकी प्रोडक्शन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए जो आपके लिए हैंडल करने के काबिल ना हो। जैसे कि व्हेन अ फर्म एक्सपेंड्स बियॉन्ड अ मैनेजेबल लिमिट इट कैन कॉज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन मैनेजर्स। तो उससे क्या होता है? प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल बिकम्स पुअर। ये 3 लफ्ज फालतू के ऐसे नहीं अचानक से लिख दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। कभी भी कोई पूछे मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है तो वो होता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। कि आपने सबसे पहले बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से प्लान किया कि हम कौन से वाले पे जाएंगे, सो दैट बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, उसमें से कोई प्लान किया, उसके सारे स्टेप्स लिए, तो ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग हो गई कि आप बिजनेस को इस डायरेक्शन के अंदर परफॉर्म लेके चलना चाह रहे हो, तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। तो रोजमर्रा की डिसीजन मेकिंग भी होती है, पूरे साल के शुरू में कुछ हायरिंग करनी होती है वो डिसीजन मेकिंग, पूरे साल की स्ट्रेटेजी बनाना डिसीजन मेकिंग, फिर जो मशीनरी बाय कर रहे हो वो डिसीजन मेकिंग। सही, तो ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है। और फिर जो ऑपरेट हो रहा है पूरे साल बिजनेस, जैसा प्लान किया था वैसा हो रहा है कि नहीं, उसको लेकर कंट्रोल, कि अगर वो ऑपरेट नहीं हो रहा, कि जिस हफ्ते जितनी प्रोडक्शन होनी थी वो नहीं हो रही, तो फिर एक दिन ओवर टाइम करा के उस टारगेट को, हफ्ते वाले टारगेट को फिलअप किया। सही, सो दैट्स कंट्रोल। तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल आर द 3 मैनेजमेंट फंक्शंस। याद रखना, कहीं भी सवाल आए कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये 3 चीजें मैनेजमेंट के फंक्शन। सही है, तो वो पुअर हो जाती है, मैनेजमेंट एफिशिएंटली परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से, जितना हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सही है, तो या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है, या प्रोडक्ट टाइमली नहीं पहुंच रही है, या कोई प्रोडक्ट पड़े पड़े सड़ गई, नुकसान हो गया, लो डिस इकोनॉमिक हो गया, जितनी सारी प्रोडक्शन की तो सबका। सही है, या उस प्रोडक्ट को बिल्कुल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया,
या बहुत ज़्यादा स्टैकिंग कर दी, जगह नहीं थी, तो ऊपर वाले डब्बों के वजन से नीचे वाले दब गए, वो सारे तेल के डब्बे फट गए। एनीथिंग लाइक दैट कैन हैपन विच मेक थिंग्स डिसइकोनॉमिक, क्योंकि आपकी प्रिपेयर्डनेस से ज़्यादा, देखो जितना, पहली बात, जितना लार्ज स्केल पे जाओगे उतना इकोनॉमिक होगा, दैट्स, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जितना लार्ज स्केल पे जाओगे सस्टेनेबली, ये नहीं कि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आपके पास ना वर्कफोर्स इतनी टेक्निकल जितनी अवेलेबल थी, वो जो है ना बस इतना जितना हैंडल कर सकती थी, 2 वेयर हाउस को हैंडल कर सकती थी, आप 4 वेयर हाउस और ऐड कर रहे हो, इतनी टेक्निकल वर्कफोर्स इतना जल्दी लाने के लिए वर्कफोर्स ही नहीं मिल रही, तो वो कैसे हैंडल होंगे? सही है। सो दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, तो वो डिसइकोनॉमिक करती है आपको। हाँ, ये कि ओवर द टाइम आप कैचअप कर जाओ, सही, जैसे अभी करंटली पाकिस्तान के अंदर बिकॉज ऑफ दोज जो प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किसी तरह, बिलखुसूस जो वो कंट्रीज जो कि इसराइल सपोर्ट की कंट्रीज है, तो पाकिस्तान के अंदर अभी ये वे क्यों उनकी किसी किस्म की सोर्स प्रोडक्ट्स हैं, उनका बाइकआउट चल रहा है जैसे, ठीक है, बहुत सारी आवाम उसको मतलब वो कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो उस बाइकआउट के दौरान क्या हुआ, इन जो लोकल प्रोडक्ट्स थी वो बूस्ट कर गई। अब वो लोकल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड ही नहीं थी इतना प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कोला नेक्स्ट। सो व्हेन कोका कोला को की डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हुई, प्राइस रीजंस के अलावा ना, तो कोका कोला का डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट हुआ और कोला नेक्स्ट का डिमांड कर फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइट। लेकिन इतना ज्यादा आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे वो, तो जो इमीडिएटली, अब तो बहुत ज्यादा उन्होंने सस्टेन कर लिया क्योंकि उनको थोड़ा लॉन्ग रन मिल गया, तो उन्होंने अपने जो भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इतना टाइम मिल गया कि सबको एक्सपेंड कर पाए। लेकिन जब वो एक्सपेंड नहीं कर पाए, सारी मशीनरी वगैरह उतनी थी और ओवर प्रोड्यूस करना पड़ा था, 24 आवर्स मशीनरी को भी रेस्ट नहीं मिल रहा, टेक्निकल फेलियर्स भी हो सकते हैं, मशीनें ब्रेकडाउन भी हो सकती है, इतना अगर वो भी एक डिसइकोनॉमिक पड़ता है कि अगर आपने एक मशीन को ओवर यूटिलाइज कर दिया तो वो ब्रेकडाउन हो गई, वो भी एक डिसइकोनॉमिक आपके लिए। बहरहाल तो उतना ओवर प्रोड्यूस करना पड़ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या तो गिर रही है या आप टाइमली माल नहीं पहुंचा पा रहे हो, कुछ ना कुछ डिसइकोनॉमिक्स क्रिएट हो रही थी। वही काम और इकोनॉमिक हो सकता था अगर मार्जिन मिलता थोड़ा वक्त का, लेकिन जैसे ही थोड़ा अरसा गुजार लिया, अब उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, दे हैव बीन लाइक मोर प्रिपेयर्ड फॉर बिग ऑर्डर्स नाउ, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज इंप्रूव, फैसिलिटीज को ग्राइंड कर दिया वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोबारा यहाँ आते हैं, टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल डिसइकोनॉमीज भी हो सकती हैं आपकी, इंटरनल डिसइकोनॉमीज टेक्निकल फेलियर्स की वजह से भी हो सकती है कि इफ अ प्रिंटिंग मशीन इज रिकमेंडेड टू रेस्ट आफ्टर एवरी 4 आवर, लेकिन आप इतनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो कि उसको रेस्ट नहीं दे रहे आप, तो अचानक से वो ब्रेकडाउन हो जाएगी और पूरा 1-2 दिन, जितने दिन ब्रेकडाउन रहे उतने दिन मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई। तो पता चला कॉस्ट पर यूनिट, जो शुरू में यूनिट्स बन गए थे बस उतने ही, और सब फिर वो जो बहुत सारे दिन का नुकसान हो गया आपका। सो वो सारा जो इकोनॉमिक हो रहा था वो सब तबाह हो गया, सो डिसइकोनॉमिक की तरफ चला गया, ठीक है। वो उसके ग्राफ में किस तरह से नजर आती है मैंने दिखा दिया तुम लोग को, और वो ग्राफ की अगर मैं तस्वीर एक जो डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ग्राफ की होनी चाहिए थी वो दिखा भी दूं। ये देख लो, नंबर ऑफ डेस्क्स, 100 डेस्क अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो $14,000 पर मंथ आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, तो पर डेस्क क्या आ रही है 140 एवरेज कॉस्ट। 200 डेस्क प्रोड्यूस कर रहे हो, अच्छा 200 डेस्क प्रोड्यूस, 100 से 200 पे जा रहे हो तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है 4000, एक और 100 का इंक्रीज हो रहा है तो 4000 मार्जिनल कॉस्ट है, सही ना। और क्योंकि पिछली 100 डेस्क प्रोड्यूस करने की 14000 थी और एक और 100 ऐड कर दो उससे 4000 बढ़ गई, तो क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट पहले 14 से कम होकर 4 पे आ गई, तो इसलिए एवरेज कॉस्ट पर यूनिट भी 90 पे आ गई। फिर 200 से 300 की डेस्क, 200 से 300 की जो 100 डेस्क बढ़ी, अब वो 18000 से 22000 तक आप चले गए, तो ये मार्जिनल कॉस्ट वही 4000 रही, लेकिन क्योंकि 300 डेस्क बन गई ना तो एवरेज आउट होके 73 जो है ना आपकी पर डेस्क बनी। फिर 400 डेस्क बनी तब भी 26000, फिर भी हर 100 डेस्क के ऊपर 4-4 का इंक्रीज है, क्योंकि 10,000 शायद आपका फिक्स्ड रेंट था, उसके बाद 4-4 हज़ार रुपये हर 100 डेस्क के ऊपर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही 500 से 600 डेस्क बनी तो इस 100 डेस्क के इजाफे से 30,000 से 37,000 पे चला गया, तो मार्जिनल कॉस्ट पहले की बनिस्बत बढ़ गई ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जो करंट इजाफा पिछले से अब जो इजाफा हुआ उस इजाफे से एसोसिएटेड कॉस्ट में जो इजाफा हुआ मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट अब आपकी क्या आ गई, 500 से 600 वाले जो 100 यूनिट्स थे उनकी वजह से 7,000, तो पर यूनिट 70, तो 60 की एवरेज कॉस्ट के बाद जो हर यूनिट 70 का बना है उसकी वजह से एवरेज आउट होके वो कॉस्ट 62 रुपये की बनी,
क्योंकि एवरेज आउट करने के लिए तो ये होता है ना कि टोटल डिवाइड बाय दिस टोटल। तो पहले जो आपने एंजॉय किया था सारा कॉस्ट पर यूनिट का डिक्रीज, तो वो एवरेज आउट हो रहा है आपके मार्जिनल कॉस्ट जो हालांकि मार्जिनल कॉस्ट आपकी 70 है, लेकिन वो सिर्फ 100 यूनिट्स की 70 है, उसके अलावा पिछले 500 यूनिट तो 60 के हिसाब से बने ना, सही है। तो टोटल आपकी कॉस्ट 37,000 है, 37,000 को जब डिवाइड किया आपने 600 से, तो आप एवरेज को मार्जिनल कॉस्ट को चलो भूल जाओ, एवरेज कॉस्ट 62 बढ़ना शुरू हो गई। जैसे 600 700 यूनिट्स हुए तो 37,000 से 11,500 रुपये ऊपर, सही है। तो अब ये बढ़ा, अब क्या हो रहा है, ग्राफ यू शेप्ड का बन रहा है, पहले गिर रहा था पर यूनिट, फिर बढ़ना शुरू हो गया। सो द ग्राफ वुड लुक मोर लाइक दिस, सही। दिस इज हाउ इट विल लुक। नीचे स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, 500 तक मिनिमम चले गए थे, ठीक है। इससे कहते हैं जो मिनिमम जहां पर जा रही है ना आपकी कॉस्ट पर यूनिट, वो कहलाता है मिनिमम एफिशिएंट स्केल, मिनिमम एफिशिएंट स्केल। बस इससे मजीद मिनिमम नहीं, इससे मजीद एफिशिएंट नहीं हो सकते थे, ठीक है ना। इसको मैक्स एफिशिएंसी कह सकते, या तो इसको कहो मैक्स एफिशिएंसी, लेकिन स्केल का लफ्ज यूज करो तो स्केल का मिनिमम पॉइंट एफिशिएंसी को लेकर, ठीक है ना। सो मैक्स एफिशिएंसी बोल दो या मिनिमम एफिशिएंट स्केल बोलो इसको, ठीक है। बहरहाल उसके बाद आपके हर अगला यूनिट बनाना मार्जिनली ज्यादा महंगा पड़ रहा है पहले की बनिस्बत, तो वो अब ऊपर जा रही है, ठीक है। हाउ वुड इट लुक ऑन टोटल कॉस्ट कर्व? द टोटल कॉस्ट कर्व वुड मोर लुक लाइक दिस, कि पहले आपकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन के साथ टोटल कॉस्ट गिरते 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 फिर ऐसे बढ़ रही है, जैसे कि लर्निंग कर्व नहीं आता किसी किस्म का, वैसा कर्व, कि अब एक सर्टेन पॉइंट के बाद देख रहे हो, पहले इतने यूनिट्स बढ़ते गए, लेकिन कॉस्ट के अंदर पहला जो इजाफा हुआ, उसके बाद दूसरा इजाफा, तीसरा इजाफा, वो डिक्रीज होती गई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्योंकि तब तक आप क्या थे, इकोनॉमिक होते चले आ रहे। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पता है कौन सा होगा, अगर उस ग्राफ के साथ निकालो ना तो 500 यूनिट्स वाला पॉइंट होगा जहाँ मिनिमम थे, उसके बाद आपकी जो है ना टोटल कॉस्ट बढ़ती चली गई। सो इफ यू मेक द ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट, तो आप देखो 100 पे 14,000, फिर 18,000, फिर 22,000। तो अगर आपका ग्राफ मिसाल के तौर पे इसका मैं ग्राफ आपके लिए बनाता हूं, ठीक है, अभी के अभी टोटल कॉस्ट का, सिर्फ टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में देता हूं, चलो ये पूरा ले लेता हूं। यहाँ थोड़ा एक्सेल भी सीख लो। नंबर ऑफ डेस्क है, टोटल कॉस्ट है, मैं एवरेज कॉस्ट वाला नहीं बना रहा क्योंकि वो पहले ही बना हुआ है वहाँ, ठीक है। या इंसर्ट पे गया और पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके रिकमेंड चार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो रिकमेंडेशन में नहीं, मुझे स्कैटर बनाना है, चलो स्कैटर कर रहा हूँ मुझे, हाँ स्कैटर ग्राफ बनाना, तो मैं स्कैटर ग्राफ सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, ये स्कैटर ग्राफ आपका, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्लिक किया मैंने जब ग्राफ पे, तो ये चार्ट डिज़ाइन के अंदर क्लिक ऊपर करके सिलेक्ट डाटा पे गया, ऐड किया, इसका नाम टोटल कॉस्ट रख देता हूँ, ग्राफ का नाम, कि नेम क्या रखना है, यहाँ लिखा। फिर एक्स एक्सिस सीरीज एक्स वैल्यूज़ कौन सी है, एक्स एक्सिस पर डेस्क है, और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ कौन सी है, वो ये है, ठीक है। एक्चुअली आपको लग नहीं रहा, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा लंबा करता हूँ, फिर नज़र आएगा शायद। आई शुड हैव डन इट फ्रॉम, ये देख रहे हो, ये फ्लैटर होके ना ये थोड़ा सा डिप हुआ है यहाँ पर, उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ है, सही है। और नंबर्स अगर मैं थोड़े और चेंज कर देता, 18 से फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू दिस प्लस 4,000 था, फिर इक्वल्स टू दिस प्लस 3,000, इक्वल्स टू दिस प्लस 2,000, इक्वल्स टू दिस प्लस 1,000, फिर इक्वल्स टू दिस प्लस 5,000, इक्वल्स टू दिस प्लस 10,000, ठीक है ना। ये वाला कॉलम रिलेवेंट है हमारे लिए। तो आप देख रहे हो अब ये क्या हुआ कि पहले मार्जिनली गिरते 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 फिर चढ़ना शुरू हो गए। सो इट्स समथिंग लाइक दैट, कि आपका ग्राफ जो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन के साथ यूं जाके फिर यूं जा रहा है, सही।
तो ये मैंने ग्राफ तो दिखा दिया बहरहाल। तो मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर बता रहा था कि आपकी जो है ना टेक्निकल डिफिकल्टीज ब्रेकडाउन हो सकते हैं किसी किस्म के, जिसकी वजह से ऑपरेशंस आपके रुक सकते हैं। प्रोडक्शन डिसइकोनॉमीज, उसी की तो हम बात कर रहे थे पीछे, कि आपका मिसाल के तौर पे बनाने ज़्यादा यूनिट के लिए लग गए और इनपुट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? अब इधर उधर से दूर दराज से इनपुट मंगवा रहे हो, इम्पोर्ट करवा रहे हो कि अब हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, माल बेचना ही है, रेपुटेशन तो खराब नहीं करनी, या तो इम्पोर्ट महंगा पड़ जाएगा, सही, बहुत दूर दराज से मंगवा रहे हो, या फिर आई डोंट नो, या तो फिर आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, सही ना। और क्वालिटी खराब होने से फिर वो दूसरा नुकसान है, वो तो आपकी रेपो ही खराब हो जाएगी। आप सेम तरह के गुड्स बनाना चाह रहे हो और माल खत्म होने लगा है, शॉर्ट हो रहा है, तो अब आपको कहीं से भी माल अरेंज करना है बनाने के लिए, कहीं से भी इनपुट्स लेके आने, तो हो सकता है महंगे। इसी तरीके से लेबर शॉर्ट हो जाए, आपने जितनी फैसिलिटीज खोल दी उतनी लेबर अवेलेबल नहीं, आप दूर दराज से मंगवा रहे हो लेबर, ठीक है, या आप कहीं अनस्किल्ड लेबर है उसको स्किल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजार रहे हो। पहले तो जब तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है तब तक वो प्रोडक्शन करके नहीं दे रहे, और फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एक्सपेंसिव होंगे आपके लिए, ठीक है। मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज, कि आपने इतने बड़ी प्रोडक्शन और कर लिए कि अब उसको बेचना है, उसको वो बेच नहीं पा रहे, अगर आप फिर इतनी डिमांड नहीं थी तो डिमांड ज़्यादा बना ले तो अब आपको स्कीम्स देनी पड़ी है, वॉग ऑफ स्कीम्स, बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट्स देने पड़े, तो ये सबसे मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज, ठीक है, क्या आपने एक सर्टेन कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आपकी जो है ना प्रोडक्शन बढ़ा दी तो हो सकता है आप सब हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपने हायर करना शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके बिहाफ पे हैंडल करे, और जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस हायर करना शुरू कर दी तो एक तरह से आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस आउटसोर्स किए। आउटसोर्स करना महंगा होता है खुद से करने से, तो अब कल तक जो ऑपरेशंस इकोनॉमिक थे वो डिसइकोनॉमिक होना शुरू हो गए, क्योंकि बाहर से अब करवा रहे हो ये काम, ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली अब आप खुद नहीं कर सकते ये। लेकिन अगेन ओवर द लॉन्ग रन आप अगर सस्टेन कर गए इन डिसइकोनॉमीज को, तो फिर आप बस सस्टेन कर गए, बंद ना हो जाओ, तो फिर आप इवेंचुअली इन हाउस चीज़ें फिर अपनी वो कर लेते हो, क्योंकि ओवर द लॉन्ग रन आपके तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है ना, क्लियर है। एग्लोमरेट डिसइकोनॉमीज, मतलब ये कि आपने इतने मर्जर्स, इतनी आप प्रिपेयर्ड नहीं थे लेकिन आपने मर्जर्स कर लिए। अब वो जो मर्ज किए दो डिफरेंट कल्चर्स के, एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर लिया, वो दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, अगर उनके वर्किंग मेथड ही बिल्कुल डिफरेंट है, वर्कफोर्स डिफरेंट तरह से काम कर सकते हो सकता है मैनेज ही ना हो पाए, सही है। तो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, लेबर शॉर्टेज, मटेरियल शॉर्टेज, ये सारी चीजें जो है आपके इंटरनल डिसइकोनॉमीज क्रिएट कर सकती है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या है कि आपकी पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, पूरी इंडस्ट्री ओवर प्रोड्यूस की जा रही है, तो आपकी नेचुरल रिसोर्स से डिप्लीट हो गई, पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन से वर्कफोर्स बीमार होना शुरू हो गए, सही है। पोल्यूशन इतना होने लग गया कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो कल तक जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा लोड आ गया कि बिजली के ब्रेकडाउन आना शुरू हो गए, पावर फेलियर्स होना शुरू हो गए, सही है, कि गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर इतना ओवरलोड के वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था इतना हैंडल करने, क्लियर है। इसी तरीके से आपकी जितने भी मुल्क की जितनी रिसोर्सेज या इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जितनी भी रिसोर्सेज है उनका ओवर कंजम्पशन की वजह से वो खत्म। फॉर एग्जाम्पल फिश इंडस्ट्री इतनी कॉन्सेंट्रेट हो गए, इतने सारे बिजनेस और फिशिंग करना शुरू हो गया, फिश जो वो वाली फिश जो ब्रीड करती थी वही खत्म हो गई, छोटी छोटी फिशेज भी चली, अब क्या करेंगे, सही। तो जिस तरह ओवर ग्रेजिंग होती है ना, कि ज्यादा निकाल लिया, ज्यादा जमीन से खा के, इतना कि अगले साल का फल नहीं लग सकता, ठीक है। अब कोई एक जानवर ऐसा है कि जो चंद पत्ते खा, ऊंट बड़ा सस्टेनेबल जानवर है, वो हर दरख्त से चुन चुन के पत्ते खाता है, बकरा सब खा जाता है। सो व्हाट इज इट गोना डू, कि उस दरख्त के साइज को जो अपनी जो ग़िज़ाइयत बनाने के लिए जितने पत्ते और वो चाहिए, तो वही सब फिनिश हो गए, और उसकी अब जड़ों में भी ऐसे जाने तो फिर खत्म हो जाएगा, वो दरख्त ही खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह का मामला है कि ओवर यूजेज अगर आपने हाई प्रेशर डाल दिया किसी भी रिसोर्स में तो खत्म हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्ट्रेन्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेन मतलब बोझ, जो है ना आपने बहुत बोझ डाल दिया, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया इस तरह से आपने बोझ डाल के। इसकी इलस्ट्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। सो दिस वाज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ दिस यूनिट, फ्रॉम दिस यूनिट।